नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। देखो, जैसे कि आप सभी को पता होगा, अब तो दिल्ली पुलिस की भी एग्जाम डेट आ चुकी है, ठीक है। यानी दिसंबर में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक। मतलब जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव वाला एग्जाम है वो तो दिसंबर में हो जाएगा और जो मिनिस्ट्रियल वाला, ठीक, वो होगा आपका जनवरी में जाके। तो अब तो आप लापरवाही बिल्कुल मत लो, ठीक है। हालांकि अगर मैं बात करूं, हमने दिल्ली पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट करवाए थे इससे पहले, ठीक। लेकिन अब जो प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं वो स्पेशल हम और सेम, देखो इसमें मैंने लिख भी रखा हूबहू एग्जाम वाले सवाल, क्योंकि ये जो सारे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना, इसमें सारे PYQ होंगे और वो भी जितने मतलब 2023 में हुआ था ना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम, वही होंगे सारे क्वेश्चन ज्यादातर। यानी कि ज्यादातर जो दिल्ली पुलिस में आए हैं, ठीक है। तो कोई नया क्वेश्चन नहीं है, सारे PYQ हैं। और मैं सच बता रहा हूं, लास्ट टाइम में जितने आप PYQ लगाओगे उतना आपका फायदा होगा, ठीक है। तो बढ़े अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो, जैसे कि आप सभी को पता होगा, पहली बात तो दिल्ली पुलिस में मैथ का वेटेज बहुत ज्यादा कम है, कुल 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो मतलब, और ये भी अच्छी बात है कि टाइम तो सफिशिएंट रहता ही है, तो 15 में से आप 15 सही कर सकते हो, यानी 15 नंबर आप बिल्कुल पक्के कर ले जाओगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, देखो जैसे आपको पता है कि मैथ के कितने आते हैं, कुल 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, ठीक। और रीजनिंग के कितने आते हैं, 25। तो मिलाकर मैथ और रीजनिंग कितने हो गए आपके, 40। तो आपका जो टारगेट होना चाहिए ना, 40 में से ही आप, यानी कि 40 में से आप 35 प्लस लेकर आओ, ठीक है। हालांकि लेकर आने वाले तो 40 के 40 भी लेकर आएंगे, लेकिन कम से कम आपका टारगेट तो होना चाहिए कि 35 प्लस नंबर आ जाए, तभी आप सिलेक्शन तक पहुंच पाओगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप 35 प्लस यहाँ ले आए ना, फिर बचा क्या आपका, ठीक, यानी कंप्यूटर एंड जीके एंड कंप्यूटर। तो इसमें आपके जो आते हैं 60 क्वेश्चन मिला के, 50 जीके के 10 कंप्यूटर के, ठीक। तो 60 में से अगर आप आधे भी नंबर ले आए, ठीक है, तब भी आप सिलेक्शन तक पहुंच जाओगे, यानी 30 प्लस, ठीक है। 30 प्लस का भी अगर आपने इसमें टारगेट कर लिया ना, तो आपका जो फुल स्कोर है वो बैठेगा 70 के आसपास, यानी 70 प्लस ही आ जाएगा। और ये एक ऐसा स्कोर है कि आपको सिलेक्शन दिलवा देगा आसानी से, ठीक है। तो ये टारगेट आपका होना ही चाहिए। तो कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। अरे देखो, सबसे पहले क्वेश्चनों को आपको खुद सोल्व करना है, तब मेरा सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट का मतलब यही होता है, अन्यथा कोई फायदा नहीं है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि 6600 रुपए की राशि का निवेश 8% वार्षिक ब्याज दर पर किया जाता है। 5 साल के बाद पूरी राशि निकाल ली जाती है और निकाली गई राशि का आधा हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया जाता है। शेष राशि ज्ञात कीजिए। देखो, ये तो पहला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है, ठीक। मतलब अमाउंट दिया है कितना है, 6600, ठीक। इसने बोला 8% वार्षिक ब्याज दर पर 5 साल के लिए, 8 पंजे 40, 40% क्या होगा, इंटरेस्ट, ठीक है जी। ये 40/100, ठीक। 5 साल के बाद पूरी राशि निकाल ली जाती है और निकाली गई राशि का आधा हिस्सा शेयर बाजार में निवेश किया जाता है। शेष राशि ज्ञात करनी है। देखो, 5 साल बाद जब 40% आपका इंटरेस्ट है, तो सिंपल सी बात है, 5 साल बाद टोटल जो राशि होगी वो होगी 140%। ये इसका आधा हिस्सा निकाल लिया जाता है, तो कितना बचेगा, ये बचेगा हाफ, ठीक है। बस इसे सोल्व करना, और कुछ नहीं है। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। 2 से अगर मैं इसे काटूंगा, 2 सत्ते 14 यानी 70, 70 की इसमें मल्टीप्लाई होगी, यानी एक जीरो आएगा। 7 छिंग 42 2 कहां से 4, 7 छिंग 42 4 46। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 10 से 20 सेकंड का क्वेश्चन है ये। और देखो, सच बता रहा हूं मैं, परसेंटेज के क्वेश्चन ही ज्यादा आते हैं। 15 में से आप देखोगे 3 क्वेश्चन, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन आपको परसेंटेज के ही मिल जाएंगे। परसेंटेज का वेटेज अच्छा खासा होता है। कीजिए सेकंड क्वेश्चन। देखो, सिंप्लीफाई करना बस। देखो, 159 है, इसकी पावर है 144। देखो, आपको पता होनी चाहिए, अगर लास्ट में यूनिट डिजिट 9 है किसी की, ठीक, उसकी पावर कितनी भी हो। अगर मैं बात करूं 9 की पावर 1 है, यानी विषम संख्या, तो हमेशा यूनिट डिजिट 9 ही आएगी, ठीक। और उसकी पावर सम संख्या, तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगी, 1, ठीक है। क्योंकि 9 की पावर 2 कितना होता है, 81, तो हमेशा 1 आएगी बस। यानी आपको यूनिट डिजिट से मतलब होना चाहिए। हालांकि ये चीज तो पता ही होगी आपको। तो इसका अगर मैं इकाई अंक की बात करूं तो कितना आएगा, 1, ठीक। इसकी बात करूं, देखो पावर है विषम, ठीक है, यानी 4 की पावर अगर विषम हो तो हमेशा यूनिट डिजिट आएगी 4, और जो सम हो तो हमेशा आएगी यूनिट डिजिट 6, ठीक है। तो इसकी कितनी आएगी, 4 माइनस 0 की पावर कितनी हो, लास्ट में 0 ही आएगा,
ठीक, अब देखो 25 है पावर, ठीक, इसका इकाई अंक है 3, तो 4 से अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा, 4 3 24, एक बच्चा, तो यानी 3 की पावर 1 यानी 3। तो बस इसे सोल्व कर लेंगे, 4 1 5, 5 4 3 8, तो 8 आना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़े आगे, करो थर्ड क्वेश्चन। देखो फिर बता रहा हूं मैं आपको, पहले खुद सोल्व करना है, लास्ट में 15 में से आपको बताना भी आप कि 15 में से आप कितने सही कर पाए। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार एक मेज को 20% छूट पर बेचता है और 60% लाभ अर्जित करता है। यदि उसी मेज को 40% छूट पर बेचता है तो उसका नया लाभ प्रतिशत क्या हुआ। देखो ये भी 20 सेकंड का एक क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान समझना। एक दुकानदार एक मेज को 20% छूट पर, यानी कि हमने उसका मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य मान लिया 100, ठीक है, उसने बेचा इसे 20% की छूट पर, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 20% छूट पर मतलब 80, तो हो गया 80, लेकिन अब भी इसे 60% का लाभ हो रहा, तो यानी कि जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, ये जो 80 जो है 60% के लाभ के साथ है, यानी कि 80 जो है 160%, ये तो यहां से क्या आ गया कॉस्ट प्राइस, सिंपल सी बात है। अगर मैं इसे सोल्व करूं, ठीक, यानी कि 16 पंजे 80, तो ये क्या आ जाएगा 50, तो इसका मतलब यहां से कॉस्ट प्राइस आएगा हमारा 50। अब इसने क्या बोला है, ठीक, 40% अगर छूट पर बेचे, यानी अगर मैं इस पर 40% की छूट दूं तो सिंपल सी बात है 60। तो अब बताना नया लाभ प्रतिशत, आप देख सकते हैं 50 से वैल्यू कितनी हुई 60, यानी कितनी बढ़ी है 10, किस पर, 50 पर, 10 बढ़ी है 50 पर, मल्टीप्लाई 100, यानी 50 दूनी 100, 10 दूनी 20, तो उसे कितना लाभ होगा 20% का लाभ, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़े आगे, करो। देखो इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी कीमत 12% अधिक अंकित करता है और फिर 12% की छूट देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। देखो ये कितनी बार मैंने समझा रखा, कभी भी कोई भी मतलब पहले वैल्यू A% से क्या बढ़ी है, फिर A% से क्या वैल्यू घटी है, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा इसमें हानि ही होगी, और कितने की होगी, इतने की हानि होगी, A²/100, इतने परसेंटेज की हमेशा क्या होगी, हानि होगी। ये सक्सेसिव परसेंटेज से ही निकलता है, ठीक है, तो यानी 12 का स्क्वायर अपॉन 100, ठीक, 12 का स्क्वायर यानी 144, यानी 1.44%, इतने का क्या होगी हानि, यानी देख सकते हैं 1.44% लॉस, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कीजिए। इसमें कह रहा है कि दूध और पानी के 255 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, दूध और पानी का अनुपात 4:3 बनाने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो थोड़ा ध्यान समझना है, दूध और पानी 255 लीटर का मिश्रण है हमारे पास, ठीक, तो रेशो जो दिया यानी 255 लीटर, ठीक है, तो जो रेशो है 4:1, किसका, दूध और पानी का, यानी मिल्क और वाटर का, ठीक है। अब देखो दूध और पानी का अनुपात इतना बनाने के लिए, यानी हमें बनाना कितना है 4:3 बनाना है, तो हमें पानी इसमें कितना मिलाना पड़ेगा, तो दूध तो हमने छेड़ा नहीं है, देखो रेशो यानी कि हमें मेंटेन करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ देख सकते हैं मिल्क का रेशो पहले भी 4 था अब भी 4 है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो वाटर है पहले 1 था, कितना हो गया 3 हो गया, यानी कितने से बढ़ा 2 से बढ़ा, तो हमें 2 की ही वैल्यू निकालनी है। और टोटल हमारा मिश्रण कितना था 4 और 1 5, यानी 5 की जो वैल्यू है वो है कितनी 255, ये ठीक, हमें निकालनी है 2 की वैल्यू, तो बस निकाल लो, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, ये किसकी आ गई 1 की वैल्यू, हमें निकालनी है 2 की वैल्यू, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो क्या आ गया 102, तो 102 किसमें दिया ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखो बताने के तो बहुत सारे मेथड हैं इसके, लेकिन मैं वो मेथड बता रहा हूं जिससे आपका सबसे जल्दी आंसर आएगा और सबसे बेस्ट मेथड है। करो छठा क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि 12% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में दे इतने रुपए के ऋण भुगतान किस वार्षिक किस्त से होगा। देखो ये है हमारा इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन, वो भी सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है, एक बार खुद करके देखो, फिर आपको मैं बताऊंगा इसका सबसे बेस्ट मेथड। करो एक बार खुद, देखो 3 वर्षों में दे जो ऋण इतना है, दे का मतलब क्या होता है, यानी ड्यू डेप्ट, ड्यू डेप्ट का मतलब होता है अगर 12% के हिसाब से 3 वर्ष बाद हम चुकाते जब पैसा, तो टोटल इतना चुकाते, लेकिन उसने चुकाया किस्तों में, तो हमें किस्त बतानी है बस। देखो थोड़ा ध्यान से समझना है आपको, हमें बतानी है
किस्त, ठीक, यानी 3 किस्त बनेंगे, सिंपल सी बात है। तो हमने देखो 100 रुपए की किस्त मान ली, 3 किस्त ये होगी 100 रुपए की, ठीक है जी। अब उसने क्या बोला है, 12% के हिसाब से 3 वर्ष। देखो जब पहली किस्त उसने चुकाई, ठीक है, जब पहली किस्त उसने चुकाई तो ये जो यानी कह सकते हैं जैसे पहली किस्त ये, दूसरी किस्त ये, तीसरी किस्त ये, ठीक है। जब उसने पहली किस्त चुका दी तो जो इन 2 सालों का इंटरेस्ट बनता तो वो तो उसने बचा लिया। तो कितना बनता, 12% के हिसाब से 12 दूनी 24, तो 24 बनता है, यानी पहली किस्त में उसने 24 रुपए बचाए। जब उसने दूसरी किस्त दी तो 1 साल का इंटरेस्ट बचा लिया उसने, तो वो कितना बनता, 12 रुपए ही बनता। ठीक, तीसरी किस्त की बात करें तो इसमें उसने कोई इंटरेस्ट नहीं बचाया, क्योंकि 3 साल बाद तो वैसे भी चुकाता, तो यहाँ तो कोई फर्क पर नहीं पड़ेगा। ठीक, तब टोटल अगर हम देखें तो हमारे कितने बैठते, 100 और 100 200 और 300, 24 और 12 36, यानी 336 रुपए बैठते ड्यू डेट, जो कि हमारे बैठ रहे हैं इतने, यानी 336 की जो वैल्यू है वो है 10,920 की, 10,920, ठीक है। हमें क्या निकालनी है, किस्त, यानी 100 की वैल्यू निकालनी है बस। देखो काट सकते हैं इसे, पहले 4 से काटो, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16, ठीक, इसे काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 10, 4 सत्ते 28, 1 29, 4 तिया 12, ये आ गया जी, ठीक है। अब हम फिर 4 से कट जाएगा तो 4 से, हाँ काटू, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ठीक, देखो 4 से नहीं कटेगा, ठीक, चलो 2 से ही काटते हैं पहले, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ठीक, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10, ठीक, 42 आ गया। 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, ठीक, फिर 7 निम 63, 7 से कट जाएगा, देखो 7 छिंग 42, 7 एकम 7, 7 निम 63, 7 पंजे 35, ठीक है। हमें निकालनी है 100 की वैल्यू, 3 से भी कट जाएगा, यानी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 2 की वैल्यू यहां से क्या आएगी, 3 छिंग 18, 3 पंजे 15, हमें निकालनी है 100 की वैल्यू, तो दोनों तरफ 50 से मैं क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई, यहाँ क्या हो जाएगा 50 दूनी 100, यहाँ क्या हो जाएगा 65 मल्टीप्लाई 50, जब मैं 5 की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 5 पंजे 25, 5 छंग 30 तो 32, तो आना चाहिए 3250, तो 3250 किसी में है, ये रहा, तो ऑप्शन डी क्या हमारा सही है। तो उसकी किस्त कितनी होनी चाहिए, 3250। देखो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है सिंपल इंटरेस्ट का, हमें किस्त निकालनी हो जब। करो 7वां क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि 3 धावक एक वृत्ताकार ट्रैक यानी मार्ग पर दौड़ना शुरू करते हैं, वे सुबह 6 बजे एक ही बिंदु से शुरू करते हैं और एक चक्कर पूरा करने में क्रम से 12 सेकंड, 15 सेकंड और 24 सेकंड लेते हैं। वे प्रारंभिक बिंदु पर पुनः किस समय मिलेंगे। कुछ नहीं है, हमें क्या निकालना, देखो 12 सेकंड 15 सेकंड, यानी 12 सेकंड 15 सेकंड और 24 सेकंड में वो चक्कर को पूरा करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें वो प्रारंभिक बिंदु पर, ठीक, कब मिलेंगे, एक साथ, तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो 12 15 24, इसका एलसीएम क्या आएगा तीनों का, ठीक, 12 धाम 120 15, ठीक, 24 पंजे 120, 15 अट्ठे 120, यानी 120 आ जाएगा एलसीएम, ठीक, यानी 120 सेकंड बाद वो तीनों एक ही बिंदु पर मिल जाएंगे। 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट, तो 2 मिनट बाद मिल जाएंगे वो, ठीक। दौड़ना उन्होंने कब शुरू किया था, 6 बजे, तो 6 बजकर 2 मिनट पर वो मिल जाएंगे, यानी ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। करो 8वां क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में एक द्रव रखा जाता है। इस द्रव को 3 सेंटीमीटर व्यास और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली छोटी बेलनाकार बोतलों में भरा जाता है। तो इस कटोरे को खाली करने के लिए आवश्यक बोतलों की संख्या। देखो अर्धगोलाकार कटोरा है, तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर की क्यूब, आर क्या 9 सेंटीमीटर, ये इसका क्या क्यूब, तो इसका जो आयतन होना चाहिए, जितनी टोटल बोतल है उनके आयतन के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो बोतल, नंबर ऑफ बोतल हमने मान ली n, ठीक, बेलनाकार है ये, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आर 3 सेंटीमीटर यानी कि 3/2,
व्यास है ना ये तो, ठीक, यानी इसका स्क्वायर और h 4 सेंटीमीटर ये। तो बस अब इसे सोल्व करेंगे और n की वैल्यू हम निकाल लेंगे। देखो पाई से पाई खत्म, ठीक है जी। 2 से अगर मैंने इसे काटा, ठीक, देखो अभी नहीं, देखो बिल्कुल मैं बेसिक सा बताऊंगा। 2/3, ठीक है, मल्टीप्लाई 9 कितनी बार आएगा, 3 बार, ठीक है। देखो ये 3/2 का स्क्वायर है, ठीक, तो 2 का स्क्वायर होगा 4 जो कि पहुंचेगा ऊपर, 3 तिया 9 जो कि पहुंचेगा नीचे, ठीक है, और 4 भी ये क्या आएगा नीचे, ठीक है। अब यहाँ क्या बचेगा, ओनली n। बस अब इसे क्या कर लो, सोल्व कर लो। 4 से 4 खत्म, ठीक है, 9 से 9 खत्म, ठीक है, 3 तिया 9, 2 निम 18, 54, तो 54, बस यही आएगा इसका। तो 54 बोतल भरी जानी चाहिए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन था। देखो मैं एक बात और बता रहा हूं आपको, कैलकुलेशन में हमेशा ध्यान रखना है, थोड़ा ध्यान पूर्वक कैलकुलेशन करनी है। एक सिली मिस्टेक, ठीक है, आपका एक क्वेश्चन गलत कर देगी। तो बहुत ध्यानपूर्वक, मैथ के क्वेश्चनों में ज्यादातर क्या होता है, बच्चे सिली मिस्टेक कर देते हैं, तो इन सिली मिस्टेक को आपको अवॉइड करना है, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़ना है, और जब कैलकुलेशन करोगे तो भी ध्यानपूर्वक ही करना, ठीक है। इसमें कह रहा है कि देखो 32, 40, 36 और 48 से विभाज्य सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी, ठीक है। देखो इन चारों से विभाज्य होनी चाहिए। देखो 36 आ रहा है, इसका मतलब 9 से विभाज्य होनी चाहिए, तो 6 और 4 10 8 18 ये भी हो सकता है, ठीक, 2 ये नहीं हो सकता क्योंकि 9 से कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगी 9 से, ठीक, 8 8 16 तो 18 ये भी कट जाएगी, यानी 2 ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिए। अब देखो 48 यानी कि 8 6 48, तो 8 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 8 एकम 8 8 अट्ठे 64, ये 8 एकम 8 8 एकम 8 ये नहीं कटेगी, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन की सहायता से ही हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ध्यान रखना है आपको, मैं सच बता रहा हूं, जैसे 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक, 15 में से आप 4 से 5 क्वेश्चन को आपको करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन की सहायता से कर ले जाओगे, ठीक है। करो 10वां क्वेश्चन। देखो इसमें बोल रहा है कि यदि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 8 वस्तुओं का क्या क्रय मूल्य, यानी 8 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस जो बराबर है किसके, 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यानी जो 6 वस्तुएं हैं उनके सेलिंग प्राइस के क्या बराबर है। यहां से हम क्या निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो, ठीक, जो कि आ जाएगा 6/8, यानी कह सकते हैं 3 दूनी 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 2 चौक 8। देखो जो सीपीओ 3 है, जो एसपीओ 4, तो मतलब कितना बढ़ रहा है, ये 1 किस पर, 3 पर, तो 1/3 का क्या होगा, हमें लाभ होगा। तो यहां से क्या आएगा हमारा 33.33% लाभ, जो कि ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी क्या हमारा सही है। करो। इसमें कह रहा है कि एक 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, कितने समय में वह रेलवे लाइन के पास, ठीक है, खड़े एक व्यक्ति को पार करेगी। ये खड़े हैं यहाँ, बड़े नहीं, खड़े। करो एक बार खुद। देखो जब भी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को या खंबे को पार करेगी, जो उसमें डिस्टेंस होगी यानी दूरी, वो रेलगाड़ी की ही होगी, इस बात का ध्यान रखना। हमें क्या निकालनी है, टाइम। देखो जो स्पीड का फॉर्मूला होता है, चाल का, वो क्या होता है, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है, ठीक। हमें क्या निकालना, टाइम, तो टाइम का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितनी, रेलगाड़ी कितनी है, 600 मीटर, ये 600 मीटर, और जो स्पीड है वो कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30,
ठीक, अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है, किलोमीटर प्रति घंटा है, हमें इसे मीटर पर सेकंड में बदलना है। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या 5/18 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, बस। अब ये सोल्व कर लो। देखो 30 दूनी 60 ऊपर तो आ जाएगा 2, यानी कि ऊपर ये भी पहुंच जाएगा 18 दूनी 36, 36/5। ठीक, 36/5। क्या उल्टा कर दिया क्या मैंने, 5/18 नहीं 18/5 आएगा, सॉरी। देखो थोड़ा ध्यान रखना है इस बात का। ठीक, क्योंकि जब जैसे किलोमीटर प्रति घंटा है, जब उसे बदलेंगे हम मीटर पर सेकंड में, तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 18/5 से। ठीक, अगर है मीटर पर सेकंड और हम बदलने हैं किलोमीटर पर घंटा, हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ क्या आएगा हमारा 18/5। ठीक, तो 30 दूनी 60 ऊपर 2, ओहो गलती हमसे हो रही है कुछ, तो 60 नहीं है 600 है। पहले से ही कर रहे थे हमने, उल्टा लिख दिया क्या। देखो पहले तो इसे करते हैं हम सोल्व। यहाँ क्या आएगा 5/18। ठीक, 30 दूनी 60 यानी ऊपर आया 20। ठीक, 18 दूनी 36, तो यह 360 अपॉन 5। 5 से जब हम इसे काटेंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 72 आएगा क्या हमारा आंसर, जो कि दिया है ऑप्शन सी में। ठीक, थोड़ा यहाँ कंफ्यूज मत करना। यहाँ जब हमेशा ध्यान रखना, जब किलोमीटर प्रति घंटा है और उसे बदले मीटर पर सेकंड में, तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे वो करेंगे 5/18 से। ठीक, और जब मीटर पर सेकंड है, जब हम बदलने किलोमीटर प्रति घंटा में, तो जो मल्टीप्लाई करेंगे वो करेंगे 18/5 से। इसमें बहुत बच्चों की कंफ्यूजन हो जाती है, नहीं तो आप बेसिक से निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अगर कंफ्यूज आपको हो गए तो सिंपल, जैसे मैं आपको बताऊं, किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, घंटे का मतलब 60 मिनट, यानी कि 60 सेकंड। यानी इसे जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, 10 है, 5 दूनी 10, ये क्या इसे 6, 3 दूनी 6, तो क्या आया 5/3 × 18, ये आया 5/18। तो ऐसे बेसिक से चले जाना, अगर कहीं आपको कंफ्यूजन हो जाए तो, ये बता रहा हूं इसलिए। करो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इसमें कह रहा है कि भेड़ों के एक झुंड में आधी भेड़ें चली गईं और बची हुई 3/4 भेड़ें भटक गईं। आखिरी में 9 भेड़ें बची जो पानी पीने चली गईं। तो शुरुआत में भेड़ों की कुल संख्या कितनी थी। देखो भेड़ हमने मान ली x, ठीक, इसने कही आधी भेड़ें चली गई, तो यानी कि आधी का मतलब x/2। अब ये कह रहा है कि बची हुई 3/4, मतलब बची हुई जो 3/4 भेड़ें भटक गई, यानी कि शेष, यानी आधी भेड़ें जो चली गई उसकी बची हुई, यानी x/2 है, इसका 3/4 कह रहा है, इसका 3/4 भटक गई। और आखिरी में 9 भेड़ें बची, तो आखिरी में जब देखो 3/4 तो भटक गई, तो बचेंगे कितनी, ये ही 3/4 भटक गई, तो बची कितनी 1/4, ये जो कि ये दिया हमें कितनी, यही तो बची 9 भेड़ें बची इसके पास, ये 9। तो बस यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, 2 × 8 = 72, यानी x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 72। बस ये 72 किसमें, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी क्या हमारा सही है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करो। इसमें कह रहा है कि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 24 है, दी गई 9 संख्याओं में से सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत क्या होगा। बेहतरीन क्वेश्चन। देखो 9 क्रमागत सम संख्या, 9 जैसे पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, छठी ये, सातवीं ये, आठवीं ये, नौवीं ये। ठीक है, तो औसत दिया तो 1 2 3 4 5, यानी जो औसत जो होगा बीच की संख्या होगी, नहीं पांचवी संख्या होगी क्या 24। ये सिंपल सी बात है। तो सबसे अगर मैं बात करूं इससे पहली वाली संख्या क्या होंगी, इसकी बात करूं ये होगी हमारी 22, ठीक, इसकी बात करूं तो ये होगी 20,
इसकी बात करूं ये होगी 18, इसकी बात करूं ये होगी 16, तो यही तो होंगी बाकी की संख्या। अब जो शुरू की 3 संख्या ये इनका औसत निकालना है, तो इनका औसत सिंपल सी बात 18 ही होगा, तो 18 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हमारा क्या है, राइट आंसर। करो सेकंड लास्ट क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि रेणु का व्यय उसकी बचत से 120% अधिक है यदि उसकी आय और व्यय में क्रम से 25% और 30% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी। देखो थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। इसने बोला रेणु का जो व्यय है उसकी बचत से, यानी व्यय जो एक्सपेंडिचर है, जो सेविंग है, सेविंग से 120% अधिक है। अगर सेविंग है 100 तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, 120 ज्यादा है यानी कि 220। ठीक, ये हो गया 220। ठीक है, अगर रेशो निकालूंगा तो यहाँ से क्या आएगा, 11 दूनी 22, 5 दूनी 10, यानी ये आ गया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इनकम क्या होगी, इनकम इनका योग होगी, क्योंकि जो इनकम होता है वो क्या होता है, यानी जो इनकम होती है वो होती है क्या, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो यहाँ से कह सकते हैं क्या, इनकम क्या आएगी, 11 5 16, तो उसकी 16 से क्या होगी हमारी इनकम। ठीक है जी, तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी, यानी व्यय में इतनी करनी है हमें, आय और व्यय में वृद्धि हुई है। देखो आय और व्यय में अब आपके पास 7 का रेशो है, यानी कि एक्सपेंडिचर 11 है, सेविंग 5 है, इनकम 16 है। अब देखो यानी जो इनकम होती है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। इनकम कितनी है 16, एक्सपेंडिचर कितना है 11, सेविंग कितनी है 5। अब देखो बेहतरीन क्या होगा, इनके पीछे हम डबल जीरो अगर बढ़ा लें तो हमें वैल्यू निकालने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब देखना क्यों, उसने बोला उसकी आय और व्यय में, आय में होगी 25% की वृद्धि। आय क्या 1600, इसका जब 25% निकालेंगे यानी 1/4, तो 4 चौक 16 यानी 400, इसमें हुई 400 की वृद्धि। ठीक है जी, और व्यय में हुई 30% की वृद्धि, यानी एक्सपेंडिचर में जब 30% की वृद्धि होगी, ठीक, यानी 11 33, ये आएगा 330, 330 यानी इसमें वृद्धि हुई एक्सपेंडिचर में 330 की। तो मैं बचत में निकालिए, बतानिए कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सिंपल सी बात है, जब बचत होगी 400, जब 400 इनकम बढ़ी है 400 से, खर्चा बढ़ा 330 से, तो बचत कितने से बढ़ी होगी, 400 में से जब 330 जाएगा, ठीक, यानी कि 70, तो 70 से उसकी खर्चा बढ़ा, हमें निकालना है परसेंटेज में। तो आप देख सकते हैं कि जो 70 है कितना था उसकी सेविंग 500, तो 500 का कितना प्रतिशत है, बस ये बताना। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 14 पंजे 70, तो क्या आएगा 14%। तो 14% है, ये रहा ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन था ये भी। करो लास्ट क्वेश्चन इस सेट का। इसमें कह रहा है कि 10 घोड़े एक खेत को 14 दिनों में चर सकते हैं और 10 भेड़े उसी खेत को चरने में 28 दिन लेती हैं। 5 घोड़ों और 10 भेड़ों को उसी खेत को चरने में कितने दिन लगेंगे। देखो कुछ नहीं है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है बस। देखो 10 घोड़े यानी कि घोड़े की एफिशिएंसी मान ली हमने h, ठीक है। एक खेत को 14 दिनों में चर सकते हैं, तो ये 14 दिन में चर सकते हैं, आ गया टोटल वर्क। और जो 10 भेड़े हैं, 10 भेड़े यानी सीप, तो इसकी एफिशिएंसी मान ली हमने s, ठीक है। ये 28 दिन लेती हैं, 28 दिन लेती हैं। तो यहां से हम हॉर्स और सीप इनका एफिशिएंसी का रेशो निकाल लेंगे, यानी कि h/s, ठीक है। यहाँ क्या है 10 × 28, नीचे आ जाएगा 10 × 14, 10 से 10 खत्म और 14 दूनी 28, तो यहाँ क्या आया 2/1, तो ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी आ गई, तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। देखो किसी में भी रख दो वैल्यू, या तो इसमें रख दो, यहाँ रखेंगे अब सीप की 1 रखेंगे तो 28 धाम 280, यहाँ एच की कितनी है 2, यहाँ रखेंगे 10 दूनी 20 और 14 दूनी 28, यहाँ से भी क्या आएगा 280। तो इसका मतलब 280 आ गया टोटल वर्क। ठीक है जी। अब इसने बोला था 5 घोड़े और 10 भेड़े, 5 घोड़े, ठीक, घोड़े की एफिशिएंसी कितनी है 2 प्लस 10 भेड़े, 10 भेड़े की एफिशिएंसी यानी जो सीप है उनकी एफिशिएंसी है 1, ठीक है। ये कितने दिनों में इस काम को कंप्लीट करेंगे, यानी कि कितने दिनों में ये चरने, मैंने इस खेत को चरने में कितने दिन लेंगे। बात तो एक ही है, टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है ये। तो ये मान लिया हमने x दिनों में, ठीक है जी। बस अब इसे सोल्व कर लो, 280
देखो 5 दूनी 10, यहाँ भी 10 एकम 10 यानी 20 हो जाएगा यहाँ। मल्टीप्लाई x, 0 से 0 खत्म, अगर मैं इसे भी काटूंगा 28 को 2 से तो क्या आएगा 14। तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकली है वो निकली है 14। तो इसका मतलब 14 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, जो कि दिया है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी क्या हमारा सही है। देखो इस सेट के 15 क्वेश्चन थे, 15 के 15 मैंने करवा दिए। अब बताना आप 15 में से कितने सही कर पाए थे, ठीक है। और देखो 15 क्वेश्चन आते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। और देखो सच बता रहा हूँ, अब ज्यादा दिन तो नहीं रह गया एग्जाम के, तो अब ढंग में तैयारी कर लो, ठीक है। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, ज्यादा से ज्यादा मेरा मानना यह है कि मॉक टेस्ट तो आप लगाओ ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि लास्ट टाइम में जितने मॉक टेस्ट लगाओगे उतना ही फायदा होगा। और एग्जाम से यानी कि 4 से 5 दिन पहले आप छोड़ देना मॉक टेस्ट, जब मत लगाना कुछ भी, ठीक, जब आप रिविजन करना सिर्फ, ठीक है। अरे मतलब स्पेशल जैसे मैथ रीजनिंग मैं बात करूं, यानी आप सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हैं इनका, मैथ रीजनिंग का तो अलग से, जिससे कि आपकी मतलब इसमें स्पीड हो जाए, या जो कंसेप्ट है वो भी आपकी क्लैरिटी हो जाए उस पर, ठीक। अगर आपका ऑलरेडी मैथ रीजनिंग ठीक है तो कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें इतना भी हार्ड नहीं आता, मैथ भी इतना हार्ड नहीं आता, नॉर्मल से ही मैथ आता है। आप पीवाई को एक बार ठाकर देखो, उन्हें सोल्व करो, आपको पता चलेगा सेम रीजनिंग है। तो आप 40 में से 35 प्लस आराम से ले आओगे। मेन बात होती है जीके की, क्योंकि जीके का वेटेज अच्छा खासा है 50 नंबर का, ठीक। तो इसलिए जीके पर मतलब ज्यादा से ज्यादा, अब लास्ट टाइम है ना, तो रिवाइज करो, जो भी आपने अब तक पढ़ा ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो, ठीक। कंप्यूटर 10 नंबर की आती हैं, ठीक। अगर आप मतलब कोई भी पीडीएफ आपको कहीं से मिल जाए तो उसे पढ़ो, यानी 5 प्लस तो आप कर लोगे कंप्यूटर में भी, अगर आप ढंग में पढ़ोगे तो, ठीक है। तो बस उम्मीद करता हूँ इस बार आप सिलेक्शन तक पहुंच जाओगे। अगर देखो आप हमारी इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं सच बता रहा हूँ 15 में से 15 लेकर आओगे अपने नंबर। और इससे पहले हमने जो प्रैक्टिस सेट लगवाए थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो उन्हें भी आप देख लेना एक बार जाकर, वहां भी मैंने सेम पीवाई को क्वेश्चन के ज्यादातर प्रैक्टिस सेट करवाए हैं। इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है पीवाई को लगाने से, क्योंकि एग्जाम में आप ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।